Hello everyone, welcome to the Articulate Academy. So from today onwards we are going to start the class 12th CBSE geography course. So today we will study the book India People and Economy chapter 1st, population distribution, density, growth and composition. So let us start. The people are a very important component of a country. India is the second most populous country after China in the world with its total population of 1210 million according to 2011. So इसमें बताया गया है कि जो people है बहुत एक important component है कंट्री का, क्योंकि पीपल वर्क करेंगे तभी जीडीपी आएगी और जीडीपी आएगी तो मतलब देश में पैसा है. सो पीपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. According to the recent report, it has marked first, but according to 2011 data, it is second most populous country after China. If the question come in your exam that what is the rank of the India in the population, so you will mark second only because it is written in your NCERT. Whether its data is old or new, you will follow your NCERT. India's population is larger than the total population of the North America, South America and Australia when put together. So इसमें बताया गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कई ज़्यादा है जब हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को इकट्ठा रख के देखें. More often it is argued that such a large population invariably put pressure on the limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country. इसमें बोला गया कि जो नेचुरल देखिए हाई पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन होगी तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज पे तो प्रेशर आएगा ही, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है कई बार कंट्री में. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो क्या है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन क्या है इंडिया के पॉपुलेशन के रिस्पेक्टिव में. Sources of the population data are collected through the census operation held every 10 years in our country. The first population census in India was conducted in 1872, but its first complete census was conducted only in 1881. So इसमें बताया गया है कि जो पॉपुलेशन डेटा है वो हर 10 साल में कलेक्ट किया जाता है. बेसिकली जिसे हम बोलते हैं जनगणना, जो कि हर 10 साल में की जाती है. तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हमारा 1872 में कंडक्ट किया गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था. तो जो हमारा कंप्लीट सेंसस था फर्स्ट 1881 में जाके हुआ था. अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था तो आप 1872 मार्क करेंगे, लेकिन अगर आया कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस तो आप 1881 को मार्क करेंगे. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. Examine figure 1.1 and try to describe the pattern of the spatial distribution of the population shown on it. It is clear that India has the highly uneven pattern of their population distribution. The percentage share of the population of the state and the union territories in the country show that Uttar Pradesh has the highest population, followed by the Maharashtra, Bihar and the West Bengal. इसमें बताया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन वो हाईली अनइवन है, मतलब कई जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कई जगह बहुत कम पॉपुलेशन है. एग्जाम्पल ले लीजिए, नॉर्दर्न प्लेन हमारा कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें हिमालय रीजन से तो हिमालयन रीजन में बहुत ही लो पॉपुलेशन रहती है. सो इसमें बताया गया है कि जो हमारी स्टेट में अब हम कंपेरिजन करें तो उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, बिहार थर्ड नंबर पे है एंड वेस्ट बंगाल हमारा फोर्थ नंबर पे है. चेक फ्रॉम द टेबल अपेंडिक्स दैट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश along with the तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सो इसमें बताया गया ये आपको 10 स्टेट दी गई है रैंकिंग के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है. तो फर्स्ट हमारी यूपी है, सेकंड हमारा महाराष्ट्र है, थर्ड बिहार है, फोर्थ वेस्ट बंगाल है, फिफ्थ आंध्र प्रदेश है, सिक्स तमिलनाडु है, सेवन्थ मध्य प्रदेश है, एट्थ राजस्थान है, कर्नाटका नाइन्थ है, गुजरात हमारा 10th है. सो ये टोटल जो 10 स्टेट्स हैं इंडिया की यहाँ पे ये जो 10 स्टेट्स है आप देखना, मार्क करना, और आप इस मैप में देखेंगे जिसमें ये हमें बताया गया कि 2 लाख पर्सन एक डॉट को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी. ये टोटल 76% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इन 10 स्टेट्स में ही रहती है. On the other hand, share of population is very small in the state like Jammu and Kashmir,
अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड 0.84। इन स्पाइट ऑफ दीज स्टेट्स, अब आपको ये 3 स्टेट्स दे दिए, इसमें पॉपुलेशन का डेटा बताया गया कि इतनी इतनी किसी में 1.04% है, अरुणाचल में 0.11% है एंड उत्तराखंड में 0.84% है। सो इसमें बताया गया है कि इतनी ज़्यादा लार्ज जोग्राफिकल एरिया होने के बाद भी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ही कम है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं है and etc reason can be inferred from this. Okay, so such an uneven special distribution of population in India suggests a close relationship between the population with the physical, socio-economic and historical factors. So इससे हमें क्या पता लगेगा? इस पैराग्राफ से आपसे कंक्लूजन पूछ लिया जाएगा। क्या पता लगा आपको इससे? कि यहाँ पे एक रिलेशन है हमारी पॉपुलेशन, फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स में। सो अब आगे हमें बताया गया है कि कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इनमें क्या क्या पॉइंट्स है जो हम लिख सकते हैं। सो देखिए, एज फार एज द फिजिकल फैक्टर्स कंसर्न, जितने दूर तक हम फिजिकल फैक्टर्स को कंसर्न मानते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? क्लाइमेट, टेरेन, कैसा लैंडफॉर्म है, प्लेन है, माउंटेन है, कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, वाटर अवेलेबल है या नहीं है, लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा फिजिकल फैक्टर्स पे ही लोग डिपेंड करते हैं और उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल हो और प्लेन एरिया हो। प्लेन एरिया इन द सेंस, प्लेन एरिया होगा तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होंगी, एग्रीकल्चर भी परफॉर्म किया जाएगा। सो ज़्यादातर हमारे फिजिकल फैक्टर्स में ये 3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। Consequently, we observe that North Indian plain, deltas and coastal plain have higher proportion of the population than the interior district of the southern and the central Indian state, Himalayas, some of the northeastern and the western state. So अब इसमें बताया गया है कि जो हमारे डेल्टा एरिया, डेल्टा क्या होता है? जो रिवर्स बनाती हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टाज बनाती हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्चुरीज बनाती है, जैसे नर्मदा और तापी। सो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ कोर्स वो यहाँ डेल्टा बनाएंगी। सो ये डेल्टिक एरिया, डेल्टिक एरिया आपको पता होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। कोस्टल एरिया भी, जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। नॉर्थर्न प्लेन तो हमें पता ही है किस लिए यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो वही फैक्टर से आ जाते हैं, पानी अवेलेबल है, एग्रीकल्चर आराम से हो जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है, टेरेन हमें पता ही है प्लेन एरिया है। सो इसमें बताया गया है कि एक तो डेल्टिक एरिया, कोस्टल प्लेन एरिया एंड नॉर्दर्न प्लेन एरिया हमारा बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, कंपेयर करें अगर हम इंटीरियर, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, हमारा हिमालयन रीजन है वो भी बहुत ज़्यादा लो पॉपुलेशन रखता है, बिकॉज हमें फैक्टर्स पता ही लग गए हैं अब। हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान, राजस्थान में जैसे कि इंदिरा गांधी पहले राजस्थान बहुत ज़्यादा ड्राई वाला इलाका था, लेकिन जब से इंदिरा गांधी कैनाल आई है वहाँ पे एग्रीकल्चर आराम से होने लगा है, जिसकी वजह से वहाँ पे पहले लो पॉपुलेशन जो रहती थी वहाँ पे अब हाई पॉपुलेशन रहने लग गई है। झारखंड में हमें मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज मिले हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पेनिनसुलर स्टेट में एक बेनिफिशियल की तरह काम किया, जिसकी वजह से थिनली पॉपुलेटेड जो एरिया थे वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एरियाज बन चुके हैं। Among the socio-economic and historical factors of the distribution of the population, important ones are the evolution of the settled agriculture and agriculture development, pattern of the human settlement, development of the transport network, industrialization and urbanization. सो अभी तक हमने फिजिकल फैक्टर्स पढ़े थे, अब हम सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे। सोशो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा डेवलप है या नहीं है, जो इवोल्यूशन है। अब देखिए, पहले एग्रीकल्चर कैसे वुड के इक्विपमेंट से होता था, लेकिन अब आयरन के इक्विपमेंट आ गए तो एग्रीकल्चर काफ़ी आसान हो गया, तो इवोल्यूशन आया है एक तरह से एग्रीकल्चर में। मोर ओवर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगा है। पैटर्न ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल, पहले लोग अब रूरल एरियाज़ में रहना पसंद करते थे, लेकिन अब आप जाएंगे तो शहरों में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, तो एक एवोल्यूशन आया है ह्यूमन सेटलमेंट में। पहले लोग क्या करते थे, पहले कोई रूरल एरियाज़ वगैरह से कुछ भी नहीं था, पहले लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन जंगलों से रूरल एरियाज़ में आए, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में चले गए, तो एक एवोल्यूशन आया है ह्यूमन सेटलमेंट का।
अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और अगर काम करेंगे तो ऑफकोर्स उनकी कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रीजन फॉलोइंग इन द रिवर प्लेन्स, वही बात आ जाती है रिवर प्लेन एरिया, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें मिलती है। इवन दो the uses of the natural resources like land and water in these regions have shown the sign of degradation, concentration of the population remain high because of an history of a human settlement and development of transport network. So इसमें बताया गया है कि अब देखिए हमारी जो हिस्ट्री रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग इंडस रिवर के पास रहते थे, मतलब कोई रिवर एरियाज में ही रहते थे। तो हमारा इवोल्यूशन ही इस प्रकार हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवर एरियाज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर भी प्रोडक्टिव हुआ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव हुआ है तो लैंड पे ऑफ कोर्स डिग्रेडेशन होगा, वाटर का भी डिग्रेडेशन होगा, एंड दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो कभी ना कभी ख़त्म होंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे विल गेट वैनिश आफ्टर सम टाइम। लेकिन वो एरियाज अभी भी हाईली पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के रीजन्स रहे हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही ऐसी रही है, डेवलपमेंट ही ऐसा रहा है, इसमें ये रीज़न दिया गया है। ऑन द अदर हैंड अर्बन रीजन्स ऑफ द दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, पुणे, अब हमें ये कुछ शहरों के नाम दे दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि जो हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन का हाई कंसंट्रेशन का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योगीकरण है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण हुआ है, जिसके वजह से रूरल अर्बन माइग्रेंट यहाँ पे आए हैं। माइग्रेंट क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ है उसने काफ़ी वर्कर्स को, काफ़ी माइग्रेंट को इन शहरों में अट्रैक्ट किया है। अब ऑफ कोर्स अट्रैक्ट किया है तो वो शहर, अब हमने पहले पढ़ा था कि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ से लोग इन डेवलप्ड एरियाज़ में जाके यहाँ पे इन शहरों में जाके रहेंगे, काम करेंगे, उस एरिया का और डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होते होते अब लोग वहीं पे बसना शुरू कर देंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो यही रीज़न हमें दिए गए हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। कई एरियाज़ देखे हमने जिनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रही है, और कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रही है। हमने देखा था कि 10 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 76% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, और 3 स्टेट हमें दिए गए थे जिसमें हमें बताया गया था कि इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया के बाद भी यहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एक क्लोज रिलेशनशिप है किसका, पॉपुलेशन का, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ, हिस्टोरिकल फैक्टर्स के साथ। फिर वो हमें एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं इनमें भी जो इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अनइवन है। सो लेट अस जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ द पर्सन पर यूनिट एरिया। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन कितने एरिया में रह रहे हैं। इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द लैंड। सो इससे हमें क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। स्पेशल क्या होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि जो पॉपुलेशन है कितने एरिया पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 इज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। सो इसमें बताया गया है कि जो इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, 382। यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन के आ सकता है, पूछा जा सकता है कि what is the density of the population according to 2011 data. There has been a steady increase of more than 200% per square kilometer over the last 50 years as the density of population increased from 117% square kilometer in 1951 to 382% square kilometer in 2011. So इसमें बताया गया है कि ओवर 200% का इंक्रीमेंट हुआ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में लास्ट 50 ईयर्स में, क्योंकि 1951 में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 117% पर स्क्वायर किलोमीटर थी, लेकिन वही कंपेयर करें 2011 में तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इससे क्या पता लगता है कि 200 लोगों में इंक्रीमेंट, 200 से ज़्यादा लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है। The data shown in the appendix give an idea of the special variation मतलब एरिया वाइज वेरिएशन का हमें पता लगता है।
which ranges as low as 17% per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,297% in the National Capital Territory of Delhi. So इसमें हमें क्या बताया गया कि हमें डेटा दे दिया अब कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17% रहती है, बहुत लो है। लेकिन कंपेयर करें हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 11,297। अब ये तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप इन दिल्ली वगैरह जाएंगे तो कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा। ऑफ कोर्स भीड़ भाड़ वाला इलाका क्यों है, क्योंकि अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ पे कई रूरल अर्बन माइग्रेंट सब वहीं पे रहते हैं। सो वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जो कि 11,297 है पर स्क्वायर किलोमीटर पे। अमंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट बिहार की हमें डेंसिटी दे दी 1102, वेस्ट बंगाल 1029 एंड उत्तर प्रदेश 828 हैव हायर डेंसिटीज़। अब नॉर्दर्न इंडियन स्टेट में हमें ये 3 स्टेट दे दी है कि इनकी हाईएस्ट है। अब साउदर्न में बात करें, वाइल केरला हैव 859 एंड तमिलनाडु हैव 555 हैव हायर डेंसिटीज़ अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट। अब हम पेनिनसुलर इंडियन स्टेट का, पहले हमने नॉर्दर्न स्टेट का डेटा कंपेयर करा। नॉर्दर्न स्टेट का डेटा क्या था, बिहार में सबसे ज़्यादा थी। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो 3rd नंबर पे थी, लेकिन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में किसकी हाई थी, उत्तर प्रदेश की हाई थी। लेकिन यहाँ पे कौन आगे निकल गया, बिहार निकल गया, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर पे ज़्यादा लोग रहते हैं कंपेयर करें उत्तर प्रदेश से। और साउथ में क्या है, केरला 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 859 रहते हैं। सो अब हमें बाकी स्टेट का भी दे रखा है। स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा है मॉडरेट। अब हमें देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेंसिटी, सो आप पहले क्या बताएंगे, डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। फिर आप बता देंगे कि इंडिया की डेंसिटी कितनी है, फिर आप बताएंगे एरियाज ऑफ हाई डेंसिटीज़। अब जैसे मैंने बताया नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, अब फिर आप बताएंगे कि नॉर्थ इंडियन में कौन से, साउथ में कौन सी जिनमें हाई डेंसिटी है। फिर आप बताएंगे मॉडरेट डेंसिटीज़ का, हेडिंग डाल के मॉडरेट डेंसिटी स्टेट, तो उनका नाम लिख देंगे। और फिर आएगा लोवेस्ट डेंसिटी। अब जैसे हिल स्टेट ऑफ हिमालयन रीजन है, वहाँ पे लो डेंसिटी रहती है। नॉर्थर्न इंडियन स्टेट एक्सक्लूडिंग असम को एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, हैव रिलेटिवली लो डेंसिटीज़। असम को छोड़ के बाकी सब नॉर्थ इंडियन स्टेट में बहुत ही लो डेंसिटी है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें यूनियन टेरिटरीज़ में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है डेंसिटी में, लेकिन हमारे अंडमान और निकोबार में हमें बहुत कम ही डेंसिटी देखने को मिलती है। The density of population as discussed in the earlier paragraph is a crude measure of the human and land relationship. हमने क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन देखा था, अब हम डेंसिटी का देखते हैं। डेंसिटी का रिलेशन क्या है, क्रूड मेजर है ह्यूमन एंड लैंड रिलेशन का, ह्यूमन का और लैंड के रिलेशन का एक क्रूड मेजर है हमारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द टोटल कल्टिवेबल लैंड, the physiological and agricultural densities should be found out which are significant for a country like India having a large agricultural population. So अगर हमें और एक बेटर इंसाइट देखना, हमें और अच्छे से देखना है कि कितना प्रेशर है कल्टिवेबल लैंड पे पॉपुलेशन का, सो हम साइकोलॉजिकल और एग्रीकल्चर डेंसिटीज़ को निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे इंडिया जैसी कंट्री की, क्योंकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, एग्रेनियन इकोनॉमी है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। सो ये जो 2 साइकोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे देखिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, साइकोलॉजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड में नेट कल्टिवेटेड एरिया, जो एरिया हम कल्टिवेट कर चुके हैं। तो और एग्रीकल्चर डेंसिटी में क्या होगा, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में कौन कौन आ जाएगा, कल्टिवेटर आ जाएंगे, एग्रीकल्चर लेबर्स आ जाएंगे एंड उनके फैमिली मेम्बर्स भी आ जाएंगे। सो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और नेट कल्टिवेबल एरिया, जिसे कल्टिवेट कर सकते हैं हम, ठीक है, ये वो वाला एरिया आ जाएगा। सो आई होप आपको ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे जो कि हमने किए हैं आज, डिस्ट्रीब्यूशन के और डेंसिटी के। फॉर फर्दर explanation of the chapter growth and composition, please subscribe the channel and stay updated for the new video. Thank you.